नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दस्तक में खबरों की शुरुआत एक अच्छी खबर से। सिडनी का बंधक संकट समाप्त हो गया है। 17 घंटे बाद ये सिडनी का बंधक संकट खत्म हुआ है। बड़ी कामयाबी है ये। तमाम बंधकों को वहां से आजाद करा लिया गया है। लेकिन इसी के साथ ये जानकारी अभी जो आ रही है वो बहुत बड़ी है कि बंधक बनाने वाला शख्स, उसके मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की तरफ से। ईरान का रहने वाला था ये बंधक और आईएसआईएस के आदर्शों से पिछले कुछ वक्त से वो जुड़ा हुआ था। इसका नाम हारून मोनिस, और हारून मोनिस के बारे में बताया जा रहा है कि उसे मार गिराया गया है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन आशंका यही जाहिर की जा रही है। 2 भारतीय बंधक कैफे से सुरक्षित बचा लिए गए हैं और इसकी पुष्टि सीधे आज तक से फोन लाइन पर की एमईए के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने। 2 भारतीय बंधक जो कैफे में मौजूद थे उन्हें छुड़ा लिया गया। एक की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, और ये 3 तस्वीरें बयां करती हैं कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किस तरह से अंजाम तक पहुंचा है। 45 मिनट का वक्त जिसमें इस ऑपरेशन को अंजाम तक ले जाया गया। जो भारतीय थे वो कैसे सुरक्षित निकाले गए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बंधक, ये बताया जा रहा है कि पुलिस के वहां पर घुसने से पहले एक बंधकों का पूरा समूह था जो किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब रहा था। इधर ताबड़तोड़ फायरिंग किस तरह से हुई है। ये बंधक एक समूह में, एक ग्रुप में वहां से निकले, पुलिस वहां पर पहुंची और फौरन अंदर कैफे के चली गई, जिसके बाद जबरदस्त ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हुई। और उस फायरिंग के बाद माना जा रहा है कि अब पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। जितने भी हॉस्टेजेस थे उन सबको बचा लिया गया है और 17 घंटे के बाद आखिरकार यह ऑपरेशन समाप्त हुआ है। 5:30 बजे आंखें खुली थी तो यह बुरी खबर आई थी। रात के अंधेरे में ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाला और चॉकलेट कैफे में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़वाने की कवायद शुरू की। दनादन गोलियां चलने लगी और जवानों के कदम चॉकलेट कैफे की ओर बढ़ने लगे। जब सुरक्षाकर्मी कैफे के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से भी गोलियां चलने लगी। सुरक्षा एजेंसियों ने मुकम्मल जवाब दिया और चंद मिनटों में जवान कैफे के भीतर दाखिल हो गए। जैसे ही पुलिस भीतर दाखिल हुई, बंधक बाहर आने शुरू हो गए। उन्हीं में नजर आया वो भारतीय चेहरा जो चॉकलेट कैफे में करीब 17 घंटे तक बंधक बना रहा। इन्फोसिस के इंजीनियर विश्वकांत चॉकलेट कैफे के बाहर बेतहाशा भागते नजर आए। ऑपरेशन खत्म हुआ तो कुछ बंधकों को स्ट्रेचर पर लाया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 लोगों की मौत की खबर है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन के लिए न्यू साउथ वेल्स की सुरक्षा एजेंसियों की पूरी तैयारी थी। बम निरोधक रोबोट भी मौजूद था। बताया जाता है कि सुरक्षा कर्मियों ने पहले बम निरोधक रोबोट को कैफे के भीतर भेजा था ताकि यह पता लगाया जा सके कि कैफे के भीतर बम है या नहीं। जब चॉकलेट कैफे में बंधक बनाने की खबर आई थी तो पता चला था कि यह आतंकी हमला है, लेकिन बाद में खबर आई ये किसी हारून मोनिस नाम के सनकी की करतूत थी। आज तक ब्यूरो। सीधे रुक करते हैं अजय साहनी जी, जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार आज तक पर बने हुए हैं। और साहनी साहब, आप बहुत करीब से पूरे मामले को देख समझ रहे हैं। इस शख्स के बारे में, मुरानी के बारे में कहा जा रहा है कि हारून मुरानी को मार गिराई है पुलिस। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन उस शख्स का जो तरीका था, उसका पूरा व्यक्तित्व था, कैसे वो, जैसा आप बता रहे हैं, एक शिया था, पहले सुन्नी बनके अब आईएसआईएस के आदर्शों पर काम कर रहा था। नफरत कैसे वो मेल के जरिए फैलाता था। कई सारे आपराधिक मामले उस पर हैं, जिसमें अपनी पूर्व बीवी की हत्या से लेकर सेक्सुअल असॉल्ट तक के कई मामले हैं। क्या जानकारी देंगे इस बारे में? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये जाहिर है एक क्रिमिनलाइज पर्सनालिटी का आदमी था, अनस्टेबल आदमी था, कई अपराध इससे पहले कर चुका था। ये आप समझें कि ये ईरान से पनाह लेने ऑस्ट्रेलिया आया और उसके बावजूद जिस देश ने इसको पनाह दी उसी के ख़िलाफ़ इस किस्म का इसने काम किया है। तो एक अनस्टेबल, एक वायलेंट पर्सनालिटी बेशक थी और इन्फ्लुएंस में आ गया ये एक बहुत ही वायलेंट आइडियोलॉजी का के जो आइसिल की आइडियोलॉजी है। हमें हैरत और ये भी कहना चाहिए, हमें एक तरीके से ग्रेटफुल होना चाहिए कि ये इस हद तक आइसिस से प्रेरित नहीं था कि इसने ये यहाँ पे बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा तबाही मचाने नहीं आया।
ये सिर्फ एक अपना एक पब्लिसिटी ढूंढने और एक अपना जो इशू था उसको दुनिया की मीडिया की नज़र में लाने के लिए इसने ये एक्शन किया। हाँ। लेकिन इसने सुबह से अभी तक के कोई आखिरी मौक़ों में क्या हुआ मुझे हमें नहीं मालूम, लेकिन इसने कोई शुरू से तबाही और जान लेने की कोशिश नहीं की थी। आप बने रहिए हमारे साथ। यानी अंदर से कहीं पर डरा हुआ था, कम से कम ये राहत की खबर है, दोनों भारतीय बचा लिए गए। और आपको बता दें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुछ ही देर पहले ट्वीट के जरिए भी इसकी पुष्टि की है। सिडनी में बंधक संकट खत्म हो गया है। उन्होंने 2 भारतीयों के बारे में कहा वो सुरक्षित हैं, जल्द घर लौटेंगे। दूसरे भारतीय का भी उन्होंने बताया, दोनों बचा लिए गए हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं, सिडनी में बंधक संकट खत्म हो गया है, विश्वकांत सही सलामत है, उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है, जल्द घर लौटेंगे। दूसरे भारतीय का नाम पुष्पेंदु घोष है और वो भी सुरक्षित हैं। तो पुष्पेंदु घोष दूसरे व्यक्ति का नाम है जो भारतीय वहां पर बंधक बनाया गया था। इन दोनों को बचा लिया गया है। हिंदुस्तान के नजरिए से बहुत बड़ी खुशी की खबर उन परिवारों के लिए, उन दोनों के, क्योंकि उनके लिए एक एक लम्हा बहुत आप कह सकते हैं भारी बीत रहा होगा सुबह से, उनके लिए राहत की खबर। लेकिन उन तमाम लोगों के लिए जो वहां पर बंधक थे, किसी भी देश के हों, उन सब के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। सबक क्या है इससे साहनी साहब, क्योंकि आतंक के खिलाफ ये पूरा देश जूझ रहा है। एक सिरफिरा शख्स कैसे एक इस तरह की आप कह सकते हैं जो समूह है जो ISIS जिस तरह से काम करता था, उसके आदर्शों को अपने अंदर डालकर अपने लेवल पर अंजाम दे रहा है ऐसी घटना को। सबक क्या है? देखिए, सबक ये है कि ये जो लोन वुल्फ फिनोमिनन है, अकेला जो आतंकवादी कहीं ना कहीं हरकत कर सकता है, ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले भी कई हादसे हो गए हैं दुनिया में, और सिर्फ आइसिस से प्रेरित होकर नहीं, सिर्फ इस्लामी हदपसंदी से प्रेरित होकर नहीं। आप ओक्लाहोमा बॉम्बर का नाम सुना होगा, टिमोथी मैकवी, उसने 168 आदमियों को मारा, तकरीबन 650 से अधिक लोगों को घायल किया, $652 मिलियन का नुकसान किया। आपने नॉर्वे में दूसरा केस देखा, एंडर्स ब्रेविक का, 77 आदमी को उसने मार दिया, 392 आदमियों को इंजर किया। तो अकेला आदमी आज की टेक्नोलॉजी के साथ बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और कई मायनों से हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो हादसा हुआ उसमें हम लोग खुशकिस्मत रहे हैं कि नुकसान इतना नहीं हुआ जितना आज के ज़माने में एक सरफिरा कर सकता है। लेकिन हॉस्टेज क्राइसिस, जिस तरह का आतंकवाद अब विश्व में फैल रहा है, हॉस्टेज क्राइसिस एक ऑपरेंडाई दिखता है जिसमें वो ज्यादा डर, ज्यादा दहशत, लंबे वक्त के लिए मीडिया अटेंशन, ये सब कुछ हासिल कर पाते हैं। तो हॉस्टेज क्राइसिस यानी बंधक संकट एक तरीका हो सकता है जिसमें आने वाला आतंकवाद अपने आप को जाहिर करे विश्व के सामने। अब ऐसे बंधक संकट को देखते हुए हिंदुस्तान को किस तरह से तैयार होना चाहिए, और इस संकट को जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की वहां की पुलिस ने हैंडल किया, उससे क्या सबक हम लें और किस तरह की तैयारी करें? देखिए, हॉस्टेज क्राइसिस कोई नई चीज़ नहीं है। भारत ने पहले भी हॉस्टेज क्राइसिस देखे हैं। आपके हवाई जहाज़ कई दफ़ा हाईजैक हुए हैं, कई दफ़ा उनको कामयाबी से प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया है। कई जगह मौक़ों पे कांदाहार जैसा हाल हो गया जहाँ पे देश ने बिल्कुल घुटने टेक दिए। तो हॉस्टेज क्राइसिस कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, आइसिस का जो मोडस ऑपरेंडाई है वो हॉस्टेज टेकिंग को एक्सप्लॉइट नहीं करता, वो ड्रामेटिक वायलेंस को एक्सप्लॉइट करता है। हाँ। लोगों को सर कलम कर दीजिए, मास मर्डर कीजिए। तो ये जो तरीक़ा है, ये है आइसिस का मोडस ऑपरेंडाई। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं ये जो हारून मोनिस ने काम किया है, ये एक डिविएशन है। ये दरअसल ये पूरी तरह से आइसिस के मेथोडोलॉजी पे नहीं गया, वरना न जाने कितनी तबाही हो जाती आज ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। मैं फिर अपने सवाल पर वापस लौटूंगी। हिंदुस्तान के पास इतिहास, हिंदुस्तान के पास इतिहास रहा है। 26/11 में भी एक तरह से यही तरीका अपनाया था, लेकिन दोनों को कंपेयर हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर ट्रेंड टेररिस्ट थे, ऐसे आतंकी थे जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई थी। लेकिन ये शख्स उस तरह की ट्रेनिंग वाला नहीं दिखाई देता था शुरू से ही। कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बंधक संकट में कैसे नेगोशिएशन क्राइसिस नहीं था। जी ठीक है, 26/11 हॉस्टेज क्राइसिस नहीं था। वो जहां जहां गए वो बस लोगों को मारते निकले, किसी को उन्होंने ढाल बना के खड़ा नहीं किया। वो तो बाहर वाले जो, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी अंदर क्या हो रहा है, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे वो सोचते रहे कि ये हॉस्टेज क्राइसिस है। दरअसल ये लोग
एक जगह से दूसरी जगह ताज के अंदर और ट्राइडेंट होटल के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह जहां उनको लोग मिल रहे थे बस मारते चल रहे थे। और जहां तक के वो चबद हाउस की बात है, वहां पे भी उन्होंने सारे जो लोग उनके हाथ आए सबको मार डाला। तो कोई हॉस्टेज सिचुएशन नहीं थी, वो तो मारने आए थे, जितना नुकसान कर सकते थे करने आए थे। वो बाहर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो इंटरप्रेट नहीं कर पाए। वो एक हॉस्टेज क्राइसिस उसे समझ रहे थे, 26/11 हॉस्टेज क्राइसिस नहीं था। ठीक है, ये इन सब से वापस लौटते हुए ऐसे बंधक संकट में निगोसिएशन कितना महत्वपूर्ण। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अचानक कुछ बंधक ऐसे थे जिनको लगा कि भागा जा सकता है, एक समूह में वो इकट्ठा हुए और अचानक भाग के निकले, जिसके बाद पुलिस सामने आई, एक हेवी कन्फ्रंटेशन देखा गया, फेस ऑफ देखा गया जिसमें भारी गोलीबारी की आवाज आई, जिसके बाद से पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। तो जो तरीका इस तरह के बंधक संकट को समाप्त करने का पुलिस का रहा, जो बंधकों का एक तरह से उनकी भूमिका रही, और जो निगोसिएशन सुबह से चल रहे थे, इन सब के मद्देनजर क्या समझाएंगे? देखिए, नेगोशिएशंस हर ऐसे हॉस्टेज क्राइसिस में बहुत महत्व रखते हैं, न सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने बल्कि ऑल्सो एक टैक्टिकल एडवांटेज लेने के लिए कि कब उसको प्रोट्रैक्ट कीजिए, बातें करते रहिए, जो हॉस्टेज टेकर हैं उनको आप उनकी अटेंशन फंसाए रखिए, ध्यान बटाइए, ताकि जब भी मौका मिले ध्यान बटाइए, ताकि जब मौका मिले आपके सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन ले सकें। लेकिन आप समझें, ये एक बहुत ही छोटा हादसा है, इससे कोई बहुत बड़े आप टैक्टिकल लेसन्स नहीं ले सकते। आप देखें कि दुनिया में ऐसे बंधक क्राइसिस जो दरअसल हुए हैं, आप बेस्लान लीजिए रशिया में, जहां सैकड़ों बच्चों को उन्होंने एक स्कूल में बंदी बना दिया, और उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तो न जाने कितने बच्चे भी मर गए, बड़े भी मर गए, सारे टेररिस्ट हलाक हो गए। मॉस्को थिएटर में जो हॉस्टेज क्राइसिस था, जहां सारा उन्होंने बॉम्ब्स प्लांट किए हुए थे, उनसे हमें लेसन्स लेने हैं। हाँ। ये छोटा सा क्राइसिस है, मैं ये नहीं कहता इसको बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े हॉस्टेज क्राइसिस दुनिया में हुए हैं और हमने उनसे कोई भी लेसन नहीं सीखा। तो अपनी सारी नजर आप इस चीज पे अगर डालते रहेंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया से लेसन सीखें, तो आप अपना स्टैंडर्ड बहुत ही नीचे रख रहे हैं कि ये तो हमसे संभल जाएगा, तो चलिए इससे बहुत सीख ले लें हम, लेकिन हम दूसरे जो बड़े बड़े क्राइसिस हुए हैं उनकी तरफ देखेंगे ही नहीं। बहुत बड़े क्राइसिस दुनिया में हुए हैं और मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, भारत किसी बेस्लान या मॉस्को थिएटर जैसे क्राइसिस को नहीं संभाल सकता, नहीं रिस्पॉन्ड कर सकता ऐसे क्राइसिस में। बहुत महत्वपूर्ण। ये शब्द डराते जरूर हैं, लेकिन दरअसल ऐसे शब्दों को आगाह करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुकाबला अगर किसी, आप कह सकते हैं, विकट बंधक संकट से हो, तो शायद हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। और ये एक दो नहीं, तमाम जानकार कह रहे हैं। इससे पहले भी लगातार हम इन लोगों से बातचीत करते रहे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, अगर वो ISIS के आदर्शों को मानकर एक सरफरा शख्स ही था जिसका आपराधिक इतिहास था, जिसने इसे अंजाम दिया, फिर भी अगर ऐसे आदर्शों को मानने वाले और भी आतंकी हैं, तो बगदादी ने कुछ ही महीनों पहले हिंदुस्तान का भी नाम लिया था, यहां पर भी जंग छेड़ने की बात कही थी। हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा, कितना हमें रहना होगा सतर्क, ब्रेक के बाद।